सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज। आपने अलग-अलग तरह से फंक्शंस को पढ़ा है, अपने खुद के फंक्शन बनाने सीखे हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शन आपके पाइथन में रहते हैं, उनको भी आप यूज कर चुके हो। कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रहती हैं पाइथन में, उनको भी यूज करके आप कुछ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और कुछ रेडीमेड फंक्शंस रहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जिनको हम बोलते हैं। जैसे ही हम अपना पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने आप उनके साथ आ जाते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट, फ्लोट, ये सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हमें इन लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जरिए हमें ये मिलते हैं। इनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। जो बिना किसी इंपोर्ट के जो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं उनकी लिस्ट अभी हमारे सामने है। जैसे एबीएससी एब्सोल्यूट के लिए होता है, माइनस में कोई वैल्यू देते हैं तो उसका रिजल्ट प्लस पॉजिटिव आता है। लेंथ किसी ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा, इसमें जितने कैरेक्टर हैं उनकी लेंथ ये कैलकुलेट करके देगा। अगर कोई लिस्ट है तो उस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करके वो दे देता है। तो ये लेंथ है। फिर मैक्स, मैक्स में क्या होगा, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू ये देता है। यहाँ पे कोई लिस्ट भी हो सकता है, कोई इटरेबल भी हो सकता है। इटरेबल मीन्स लिस्ट, टपल, इनका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर, जैसे 3:2। ये इस तरह से आपका आ गया। राउंड ऑफ, राउंड, राउंड में ये जैसे आगे हमने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट लिया है वो 2 लिया है। 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 स्पेस तक वो राउंड कर दे। तो ये यहाँ 1 2 5 है, तो क्योंकि ये जो तीसरा है ये 4 से ज्यादा है तो इसलिए ये नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए ये हो गया 3.13। हाफ से ज्यादा अगर वो रहता है तो नेक्स्ट पे आ जाता है, और हाफ से कम अगर रहता है तो ये प्रीवियस वैल्यू पे जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसी पे ये रहता है। सम, ये जो भी लिस्ट है उसको ये सम कर देगा, जैसे अभी इसका सम ये यहाँ किया है। किसी लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अगर कोई मॉड्यूल अगर हमें यूज करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। वो मेथड देखिए कैसे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट वर्ड लिखा जाता है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द मॉड्यूल लिखा जाता है एज, और फिर उसमें अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो वो नेम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इस तरह से आप इसको, आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल रहता है। और इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हम करते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम। जब भी आगे हमें इसको यूज करना है एम इसके आगे लगा देंगे तो वो काम करेगा। जैसे पाई की वैल्यू अगर हमें जाननी है तो क्या करेंगे हम, प्रिंट मैथ डॉट पाई, ये हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको पहले अगर हम इसको करते पाई की वैल्यू हमें नहीं मिलनी थी, मैथ जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम उसमें ये यहाँ पे इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट भी इसको बोला जाता है। ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली। आगे हम चलते हैं। ये दूसरा जो मेथड है इंपोर्ट करने का वो ये है। इसमें फ्रॉम नेम ऑफ द मॉड्यूल हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। अगर हमें अकेला पाई ही चाहिए था तो ये इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर सकते थे और डायरेक्ट इसको यूज कर सकते थे। और अगर हमें सभी को यूज करना है तो ये हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हम लगा रहे थे मैथ डॉट पाई, ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाई आपका यूज होता है। कोई और दूसरे जो फंक्शन है वो भी डायरेक्ट काम करते हैं। जैसे अभी हम इसमें करते हैं इंपोर्ट मैथ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और इसमें मैंने यूज किया स्टार। तो अब होगा क्या, हमें आगे मेथड डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैथ में जो अवेलेबल फंक्शंस हैं उनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट है उनको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं करूँ प्रिंट पाई, तो ये
ये डायरेक्ट काम कर रहा है। m डॉट पाई हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट वो काम कर रहा है। ये सारा पॉसिबल हुआ है वो इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ। तो अभी हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ को हमने इंपोर्ट कर ही लिया है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो आपका टॉपिक रहेगा, ये सारा मैथ और स्ट्रिंग के ऊपर ही रहेगा। तो इसमें डिफरेंट फंक्शन है, उसमें कैसे वो काम करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसको आप अलग अलग प्रोग्राम्स में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये थोड़ा फास्ट भी हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम हम इसमें लगा नहीं सकते, फंक्शंस भी ज़्यादा हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला फंक्शन हमारा है सील। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट स्टार का यूज किया है फ्रॉम मैथ लिख के, तो डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, सील। ये हम इसका यूज करके इसको, तो जैसे अब हम करते हैं सील 3.12, ये मैंने किया। तो इसका आउटपुट देखिए क्या आया। इसका आउटपुट आया 4। देखिए सील में क्या होता है, पॉइंट एक तरह से ये राउंड अप होता है हमेशा। जो भी वैल्यू है वो हमेशा अप जाएगी। जो जैसे यहाँ पे 3 है तो इससे ज्यादा ही रहेगी हमेशा वैल्यू। केवल 3.0 पे ये जीरो वैल्यू देगा, अदरवाइज ये हमेशा अप ही राउंड करेगा। क्या राउंड में तो क्या होता था कि उसमें हाफ देखा जाता था, हाफ से अगर कम है तो नीचे वाली वैल्यू जो एग्जिस्टिंग इंटीजर वैल्यू है उसको लेता था, अदरवाइज +1 करके वो एक वैल्यू लेता था। तो अब हम एक और इसमें करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाला 3.00001, और अब आप देखेंगे कि इसके लिए भी 4 दिखा रहा है। सील, सील को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, सील का सीलिंग फैन आपने सुना होगा। तो सील का मतलब होता है छत। छत मीन्स ऊपर की तरफ, मीन्स जो इंटीजर वैल्यू है उस वो उससे ऊपर की तरफ, ऊपर मीन्स नेक्स्ट जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू होगी वो हमेशा इसमें रिजल्ट आएगा, बशर्ते वो जीरो ना हो। 3 पॉइंट अगर जीरो 3.0 है तो जीरो 3 आएगा आंसर। सील 3.00, इसका आंसर 3 आएगा। इससे ऊपर अगर जरा सा भी अगर है तो वो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने छत की बात की थी, तो अब हमारे पास आ गया फ्लोर। फ्लोर में क्या होगा, ये हम यूज कर रहे हैं फ्लोर, और यहाँ पे मैंने लिखा 3.87। आंसर देखिए क्या आया, 3। मीन्स ये हमेशा नीचे की तरफ, नीचे 3 पॉइंट जो इसका जो इसमें जो नजदीकी जो भी इंटीजर होगा वो ये रिटर्न करेगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। ठीक है। इससे जो 3.87 है, इससे कम वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू रहेगी, जो इसके नीचे की तरफ जो पहला इंटीजर होगा वो। तो ये हम 3 इसमें आएगा। चाहे इसमें आपका देखिए इसमें क्या होगा, 3.99999। देखिए वेरी क्लोज टू 4 है, फिर भी इसका आंसर क्या आया, 3। तो ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉम। कॉम में क्या होगा, ये देखिए इसमें ये वैसे तो अगर ये फार्मूला अगर हम इवेलुएट करें, जो वैल्यू आएगी तो वो हमेशा ये रिटर्न करता है। इससे आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो मैं इसको बताता हूँ अभी, 1 मिनट। ये आपका हो गया 7.2, और ये आंसर आया इसका 21। इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 7 टोटल एलिमेंट हैं, उनको अगर दो दो एलिमेंट अगर लिए जाएं तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो इसने रिटर्न किए। कॉम कॉम को आप कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, जैसे अब मैंने कॉम 3 और 2 लिया है, इसका मतलब है टोटल एलिमेंट 3 और कॉम्बिनेशन कितने, मीन्स उन 3 में से 2 अगर हम यूज करें तो किस किस तरह से ले सकते हैं। जैसे हम मैं लेता हूँ, जैसे एलिमेंट हमारे लिए 1 2 3, ये एलिमेंट हमने लिए सोच।
तो अब इसमें से जैसे एक बार हम ले लें 1 और 2 ले लें, फिर अगली बार 3 और 2 और 3 ले लें, और फिर 3 और 1 ले लें। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बने इनके रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। जैसे अब ये 1 और 3 नहीं हो सकता है, और 2 और 3 और 2 नहीं हो सकता है, और 2 और 1 नहीं हो सकता। तो ये कॉम्बिनेशन इसके बने। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो ये रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे ये 7 था तो 7 एलिमेंट रहेंगे, और उनमें से दो दो एलिमेंट यूज होंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं वो इसमें बताया गया है। तो दैट वाज कॉम। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी साइन। इसमें क्या होगा, ये कॉपी साइन, जैसे 3.5 मैंने यहाँ लिया है, -2, वैल्यू तो रहेगी ये, और साइन लेगा इसका, यहाँ कुछ भी हो उसका साइन आ जाएगा। वो साथ में ब्रैकेट हो गया। तो दोबारा करता हूँ, कॉपी साइन 3.5 -2, ये माइनस साइन इसमें आ गया। दोबारा लेते हैं, कॉपी साइन 3.5 -9। देखिए यहाँ से जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें से ये केवल साइन की वैल्यू दे रहा है, आगे जो साइन होगा वैसा ही साइन यहाँ हो जाएगा। एक और हम करके देखते हैं, माइनस का साइन लेते हैं स्टार्टिंग में, तब क्या फर्क पड़ेगा उसका, 3.5 कॉमा, और ये मैंने लिया 4। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो साइन है वो चेंज हो गया, अब ये इसका साइन ये यहाँ पे। ठीक है, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट में जो साइन होगा वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक तरह से इंप्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फैब्स। ये फैब्स, दिस फंक्शन रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या करता है, अगर माइनस में अगर कोई वैल्यू रहती है तो उसको ये पॉजिटिव कर देता है। फैब्स, ये मैंने यहाँ डाला -4.5 मैंने लिया, तो ये आंसर हमारा आया यहाँ पे 4 पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया, प्लस में इसका साइन आ गया। नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता ही है, इतना मैथ तो पढ़ा होगा आपने 10th में। तो फैक्टोरियल जो है वो जो भी नंबर आप दोगे उसका फैक्टोरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने 4 लिया, तो 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। नेक्स्ट, एफ मोड। मोड आपने पढ़ा होगा पहले, परसेंटेज साइन यूज किया होगा, वहां पे हमें रिमाइंडर मिलता है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर ही मिलेगा। अंतर ये है, इसमें थोड़ा गड़बड़ कर रखा मैंने, यहाँ एफ मोड यहाँ हमें लेना था। F mode, F mode हो गया यहाँ पे। ये इसका रिमाइंडर जो बचता है वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एफ आर है, एफ आर एक्सपोनेंशियल। तो इसमें ये एक फार्मूला, एक इक्वेशन ये है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू बनती है वो ये हमेशा रिटर्न करता है। एक तरह से देखो, ई की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है ही, और एम की वैल्यू हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम सप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो इसका रिजल्ट बनेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हम डाल के देखते हैं, एफ आर एक्स 3.5, ये इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में हमेशा एम की वैल्यू और ई की वैल्यू ये यहाँ पे इसमें। मैथमेटिक के कुछ जो फंक्शन है वो आपके जुपिटर पे काम नहीं करते हैं, तो आप पाइथन सेल पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। हो सकता है आप जुपिटर का यूज करें और ये फंक्शन ना चले, ऐसा हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा था इसमें, और एक आई एस क्यू आर टी वो भी इसमें काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट आपका है एफ सम इटरेबल। इटरेबल से आप समझ जाए कि लिस्ट डाल सकते हो, टपल डाल सकते हो इसमें। तो जैसे अब यहाँ पे
इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सम, और यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा 0.1 होगा, 0.1 होगा, 0.1 होगा। ये 6 एलिमेंट हुए और इसका सम आया पॉइंट, ये आया। सही है ये क्या? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0.6 आना चाहिए, बट 0.6 नहीं है। ये एफ सम की वजह से हो रहा है। एफ सम क्या करता है, ये एक्यूरेट जो फ्लोटिंग पॉइंट सम है, जो एक्यूरेट वैल्यू जो हो रही है वो ये रिटर्न करता है। अब आप कहेंगे कि एक्यूरेट तो 0.6 हुई, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए, जैसे कि आपको पता है, ये बाइनरी नंबर में ये कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होती है, तो ये पॉइंट में आने की वजह से ये कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जब कन्वर्जन में अंतर आ जाता है, जब किसी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जैक्टली नहीं हो पाती, थोड़ा सा अंतर उसमें आ जाता है, तो ये वही अंतर है इसमें। अब एक और है हमारे पास अल्टरनेटिव, आपने पढ़ा होगा सम, तो ये सम यहाँ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी, और ये सम। अब आंसर क्या आया? 0.6 एफ सम सम। ये इसको मैनिपुलेट करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आपका सम नहीं देता, ये इसको मैनिपुलेट करता है, तब उसके बाद आपको ये सम मिलता है, तो इसलिए ये ऐसा है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया होगा आपको समझ में, ये एक्यूरेट फ्लोटिंग सम है और ये आपका सम एफ सम फ्लोटिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट आपका आ गया जीसीडी, ग्रेटर कॉमन डिवीजन डिवीजन। तो अब ये इसका ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, इसको अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, जीसीडी, और जिसका निकालना है 10,15, इन दोनों का जो जीसीडी है वो आपका एचसीएफ भी बोलते हैं इसको, तो ये आपका जीसीडी यहाँ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इज क्लोज। क्या होता है कि कुछ दो वैल्यू हैं, उनको कई बार कंपेयर करना पड़ता है, तो क्या वो आसपास में है या नहीं है। जैसे ये दोनों वैल्यू ये काफी करीब है, ठीक है, तो इसका आंसर ये ट्रू आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट और होता है, आर ई एल टॉल, रिलेटिवली टॉलरेंस, रिलेटिव टॉलरेंस, ये मैक्सिमम जो वैल्यू अलाउ है डिफरेंस की, वो यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर इतना डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसको क्लोज माना जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। तो ये टॉलरेंस वैल्यू और इस छोटी हो सकती, काफी छोटी हो सकती है, वो ये, तो इसको भी करके देख लेते हैं, इज क्लोज, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, ये मैंने वैल्यू डाली, अब देखते हैं आंसर आया क्लोज। तो इस तरह से ये, अगर हम ये वैल्यू बढ़ा दें तो, अब ये क्लोज में करता हूँ, 0.2 तक का डिफरेंस हो सकता, मीन्स एक जीरो और लगा देता हूँ, ये एक जीरो और लगा दिया। अब जो डिफरेंस, इतना डिफरेंस हो सकता, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ, तो ये अंतर जो है वो काफी छोटा हो गया, तो इसकी वजह से इनमें जो दोनों में डिफरेंस था, हाँ ये दो का डिफरेंस अलाउड है इसमें, तो इसलिए वो ट्रू आ रहा है। अब हम एक जीरो, यहाँ एक जीरो और लगा देते हैं, और अब हमारा हो गया फॉल्स, वो उससे थोड़ा छोटा हो रहा था, तो इसलिए, तो ये इसका आंसर आ गया आई इज क्लोज, तो ये बता रहा है कि वो क्लोज है।
इज फाइनाइट, ये बताता है कि जो नंबर है वो फाइनाइट है या नहीं है। तो जैसे हम करते हैं इज फाइनाइट 9, तो ये फाइनाइट नंबर है तो ट्रू हो गया। इज फाइनाइट नेम ये नंबर, तो ये अगर हुआ तो ये फॉल्स, ये बता रहा है। और फिर उसके बाद ये चेक कर रहा है इज इन्फिनिटी, तो नेक्स्ट स्टेप है इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को चेक कर रहा है। ये यहाँ पे वैल्यू देंगे फॉल्स। फिर उसके बाद ये चेक करने के लिए इज नेम नॉट ए नंबर, तो उसको चेक करने के लिए इज नेम यहाँ पे मैंने डाला फॉल्स, क्योंकि नंबर है वो। इज नेम ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट के लिए, ये स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो एस क्यू आर टी, और ये मैंने डाला स्क्वायर रूट इसमें निकलता है। और एक है आई स्क्वायर रूट, ये क्या करेगा, ये केवल जो एग्जैक्ट जो इसका स्क्वायर रूट इंटीजर में जो आता है वो उसको ये निकालेगा। जैसे हम लोग देखते हैं क्यू आर टी 9, ये 3 है इसका आंसर। स्क्वायर रूट हमने निकाला इसमें, तो ये इसमें ऊपर जो है वो उसको मॉडिफाई करके उसने लिखा है एसक्यूआरटी मेथड एसक्यूआरटी हम यूज करके देखते हैं। स्क्वायर रूट मेथड स्क्वायर रूट आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर ये स्टेटमेंट लगाने के बाद आप डायरेक्ट एसक्यूआरटी का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं एसक्यूआरटी की वैल्यू क्या आएगी, एसक्यूआरटी 3, ये एसक्यूआरटी 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसमें देखिए जो इसका रिजल्ट आया है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आया है। और जब आप आई एस क्यू आर टी का यूज करोगे जो आंसर है वो इसका इंटीजरल वैल्यू आएगी। ये इसका केवल इंटीजरल पार्ट इसमें इसने शो किया, बाकी जो पार्ट है वो उसने छोड़ दिया है। जैसे वो हम ले लेते हैं एस क्यू आर टी 5 लेते हैं, तो ये आया 2 पॉइंट समथिंग। और आई एस क्यू आर टी 5, तो इसका रिजल्ट आया 2, जो पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट है उनको ये छोड़ देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये ई की पावर की जो वैल्यू बनती है वो ये शो कर देगा, इसको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट, इसको भी दिखा देता हूँ। इसमें जैसे आपने लिखा एक्स की 5 ई की पावर 5, ई की पावर 5 की जो वैल्यू बनती है वो ये शो कर देगा, ये इसकी वैल्यू आई। और उसके बाद प्रोडक्ट से बनाइए, प्रोडक्ट प्रो कोई भी टेबल बना लो। जैसे मैंने एक लिस्ट ली मैंने लिस्ट इक्वल टू, और इसमें वैल्यू रखी 1 2 3 4, ठीक है जी, लिस्ट हमारी तैयार है। और फिर इसकी करते हैं प्रोडक्ट वैल्यू क्या बनेगी, वो ये लिया एल एस, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज किया। इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बना 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 2 6 24। और एक इसमें स्टार्टिंग वैल्यू देने की ऑप्शन रहती है, आप अगर मल्टीप्लाई किसके साथ करें, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किसके साथ करें, वो अगर आप देना चाहते हो तो आप इसमें साथ में मेंशन कर सकते हो। एल एस ये रहेगा, और स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ मैं 2 से कर रहा हूँ। तो ये अब आंसर देखो डबल हो गया, जो ये स्टार्ट वैल्यू दोगे वो उतने टाइम्स उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन की वैल्यू, साइन में जो भी वैल्यू आप यहाँ दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं पाई अपॉन 2, अगर हम यहाँ लिखें तो ये रिजल्ट हमारा आता है। पाई की वैल्यू पता ही है आप, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा रेडियन में रहती है,
तो मीन्स वो पाई को लेके जो वैल्यू रहती है वो रेडियन में रहती है। जैसे सिंपली जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप ये देखी होगी, उसमें जो रिजल्ट होते हैं वो वैल्यूज यहाँ से आपको मिलेंगे। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है साइन कोस टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो भी आप यहाँ रेडियन भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता रहेगा। एक ये है आर्क साइन, ये आगे लग गया है इसमें। आर्क साइन में आप यहाँ पे कोई वैल्यू दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये साइन जो भी वैल्यू इस तरह से इसमें सिंपली एक वैल्यू पुट करनी है। वो ये जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं ये -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। सेम वे यहाँ ए टेंजेंट टू, ये भी आपका लोगरिथमिक टेबल में रहता है, तो उसमें वैल्यू हम y और x की वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन है h, इनमें आप देखोगे, इनमें देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें बाद में h आ गया। h मीन्स हाइपरबोलिक। तो सिमिलरली आप यहाँ पे x की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू बनती है वो रिटर्न कर देगा। जैसे आप लोगरिथमिक टेबल में आप कोई उसमें किसी भी नंबर की वैल्यू अगर आप उसमें जानना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाती है, साइन कोस टेंजेंट जो भी है। नेक्स्ट हमारे लोगरिथमिक टेबल, ये भी उसी तरह से काम करेगा, इसमें और ज़्यादा कुछ अभी हम नहीं बताएंगे। तो ये आप लोगरिथमिक टेबल में ये निकाल सकते हैं। इसके बाद कांस्टेंट इन मैथ, कुछ कांस्टेंट रहते हैं हमारे, जैसे पाई की वैल्यू, यहाँ इसको अगर हम यूज करेंगे पाई, तो पाई की वैल्यू हमारी आ गई। एक होता है यूलर्स, ये यूलर्स नंबर, तो ये हमारा 2.7 यूलर्स नंबर आ गया। एक फिजिक्स में रहता है टो की वैल्यू अगर आपको देनी है तो ये टो की वैल्यू आ जाएगी। और इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है नॉट ए नंबर, नैन अगर आप यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये नैन ही हमें। तो इस तरह से ये आपका था मैथमेटिकल फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस, पाइथन में कुछ बिल्ट इन मेथड्स रहते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं फंक्शंस के साथ। ये एक्चुअली फंक्शंस नहीं है, मेथड्स है। मेथड्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ में ये यूज हो रहे हैं तो इसलिए इनको मेथड्स बोला जाता है। और जनरली स्ट्रिंग फंक्शंस भी बोल देते हैं इनको, तो इसलिए दोनों ही सही हैं। और जो अगर टेक्निकली अगर इसको बोला जाए तो ये आपका मेथड है। स्ट्रिंग फंक्शंस में पहला जो फंक्शन है वो है कैपिटलाइज। कोई भी स्ट्रिंग उसके साथ आप इस फंक्शन को यूज करते हैं तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट ये कर दे। इसको यूज करने के लिए आपको किसी हेडर किसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड रहती है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम टी डॉट कैपिटलाइज, और ये अप्लाई किया। देखिए इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा कैपिटलाइज हो गया। नेक्स्ट है केस फोल्ड, तो हम यूज करेंगे इसको समझने के लिए ये लिखना पड़ेगा। और अब हम इसको करेंगे केस फोल्ड। केस फोल्ड में होगा क्या, ये एक्चुअली होता क्या है, जो भी आप स्ट्रिंग उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने इसमें जो स्ट्रिंग ली है वो स्मॉल में ली है, तो मैं दोबारा इसको टाइप कर देता हूँ। ये देखो W और S जो है वो हमारा कैपिटलाइज है। और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं txt डॉट केस फोल्ड, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो इसने इसको स्मॉल में लोअर में कन्वर्ट कर। तो लोअर भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, तो देखते हैं लोअर, सेम रिजल्ट। तो केस फोल्ड क्यों, केस फोल्ड का अलग बेनिफिट है। क्या होता है कि पाइथन में आप यूनिकोड यूज कर सकते हैं, तो इसमें जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच स्पेनिश, उनमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, उनको भी अगर आप
लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब आपका केस फोल्ड काम करेगा। लोअर केवल जो आपके आस्की कैरेक्टर रहते हैं उन्हीं को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, तो ये इसका बेनिफिट है। आगे फिर हम इसमें करेंगे सेंटर। सेंटर, ये सेंटर देखो, अब जैसे जो भी टेक्स्ट है हमारा वो कितने कैरेक्टर में सेंटर हो, ये हम इसको जैसे एक अलग वेरिएबल दे देते हैं t इक्वल टू txt डॉट कितने कैरेक्टर में सेंटर। जैसे अब ये है आपकी लाइन में सपोज आपके 20 कैरेक्टर हैं और आपको ये लिखना है, तो ये है 7 8 11 कैरेक्टर है, तो बीच में वो आना चाहिए, तो ये हम कर देते हैं 20। तो अब प्रिंट करेंगे प्रिंट t, तो अब ये देखो बीच में ये यहाँ से शुरू होना चाहिए था, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर छोड़ के इसने ये टाइप किया, फिर ये 11 कैरेक्टर हो गए, 4 और 11 15 हो गए, 15 और 5 इस साइड छोड़ के, तो ये टोटल 20 कैरेक्टर को अगर हम माने तो उसके बीच में इसको सेंटर कर दिया। जैसे ये है यहाँ पे 11 कैरेक्टर हैं हमारे टोटल, मीन्स 11 कैरेक्टर में इसको सेंटर करना है। नमन यहाँ ये 5 कैरेक्टर में था, 3 कैरेक्टर इस साइड है और 3 कैरेक्टर इस साइड, तो इस तरह से इसको सेंटर। नेक्स्ट है काउंट। काउंट करेगा इसमें, मीन्स कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर आप ढूंढना चाहते हो तो वो कितनी बार है उस किसी स्ट्रिंग में, वो कितनी बार आया है। जैसे txt ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ is the लिखा है एंट्रेंस में मत जाना। तो अब ये टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं और यहाँ लिखा है txt डॉट और काउंट, और किसको काउंट करना, इज को काउंट करवाते हैं, ये आ गया इज। तो इज जितनी बार आया है तो उसने काउंट कर दिया। काउंट फंक्शन था, उसके बाद एंड्स विद आ गया। एंड्स विद में देखिए यहाँ पे ये ग्रेट ग्रेट इंडिया मैंने लिया है और ये आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ये पूछता है कि अगर जो लास्ट कैरेक्टर है क्या वो एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंड। ये ऊपर वाला ये एग्जांपल ले लिया मैंने, फाइंड वो किस पोजीशन पे फाइंड हुआ है वो ये इसमें बता रहा है। तो अभी हम इसमें ले लेते हैं एस कहाँ फाइंड आउट कर रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स फाइंड, और यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ एस, तो एस कौन सी पोजीशन पे है वो ये बता रहा है, 7th पोजीशन पे फाइंड हुआ है। तो इसको हम देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे हमारा एस है। इसकी जो पोजीशनिंग है वो 0 से स्टार्ट आप मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में कुछ इस तरह से यूज करते हैं हम इसको, जैसे कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है इसमें, इस 2 पॉइंट तक। ये स्ट्रिंग हमारी तैयार होगी, स्ट्रिंग के बाद फिर लिखा जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट और फॉर्मेट की ब्रैकेट आर एस की वैल्यू आर एस इक्वल टू उस, और अब दबाते हैं एंटर। यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, हमारा इसमें देखिए क्या हुआ है, ये आर एस की वैल्यू यहाँ सप्लाई की है और उस आर एस को इसने यहाँ यूज किया है, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट का यूज किया है, और आर एस को इस तरह से
फिर उसके बाद ये फॉर्मेट का यूज किया, फिर उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स जो है ये कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ है, एक तरह से फाइंड की तरह से ये काम करता है। बस ये है कि अगर वो नहीं मिलता है तो ये -1 रिटर्न करता है, ये डिफरेंस रहता है उसमें। और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है इज एल नम, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ये पूछता है क्या वो अल्फाबेट या नंबर में से है। तो अगर ये यहाँ पे देखें कि पूरा, तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है पूरी को चेक करता है। अगर एक भी कैरेक्टर कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर लेते हैं तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करता है। एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉल्स। फॉल्स क्यों है? फॉल्स ये स्पेस की वजह से है, स्पेस। ठीक है, कोई भी अगर ये स्पेस यूज नहीं करते तो ये टेक्स्ट इक्वल टू ये चेक करते हैं इसको, इज एल नम ट्रू। अब ट्रू, सभी जो कैरेक्टर हैं या तो अल्फाबेट हो या फिर नंबर हो। नंबर अगर कोई रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ट्रू करेगा। इसके बाद सिमिलरली वो डेसिमल के लिए है, मीन्स जो आपकी स्ट्रिंग है क्या उसमें डेसिमल वैल्यू है, तो अगर डेसिमल वैल्यू है तो ट्रू आ जाता है, अदरवाइज फॉल्स आ जाता है। और इसी तरह से इज डिजिट, डिजिट के लिए क्या इनमें से ये जो डिजिट में है। और फिर उसके बाद इज आइडेंटिफायर, क्या ये एक बढ़िया मेथड है, ये आपको चेक करके बताएगा कि ये एक आइडेंटिफायर है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, xt इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वैलिड आइडेंटिफायर डालते हैं। जैसे आपको पता है जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ये अल्फाबेट। बाद में आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं और नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं। इज आइडेंटिफायर, आंसर आया हमारा ट्रू। यहाँ फॉल्स क्यों आया था? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में हमने डिजिट्स का यूज किया जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर में नहीं। उसके बाद इज लोअर, ये चेक कर रहा है कि लोअर में है क्या ये, तो फॉल्स, एल जो है वो कैपिटल है इसमें। और फिर उसके बाद इज न्यूमेरिक, पूछ रहा है इसमें जो नंबर है वो नंबर्स हैं क्या। ये कुछ मिलते जुलते हैं, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज न्यूमेरिक, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं रहता। फिर उसके बाद ये पूछता है इज प्रिंटेबल, ये चेक करता है कि इसमें जो सारे कैरेक्टर हैं क्या वो प्रिंटेबल हैं। ये देखिए स्लैश टी का यूज किया है, यहाँ पे स्लैश एन का भी अगर हम यूज करते हैं तो वो प्रिंट होने वाले नहीं होते, तो वहाँ पे हमेशा फॉल्स उसमें रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज स्पेस, ये चेक करने के लिए क्या वो स्पेस है, इज स्पेस। जैसे अभी यहाँ मैं करता हूँ टेक्स्ट डॉट इज स्पेस फॉल्स। ये आप अपनी प्रोग्रामिंग में आगे यूज करेंगे, इन डिफरेंट फंक्शंस को आप यूज करेंगे। बहुत तरह के प्रोग्राम आप इसमें बना सकते हैं functions को। आगे फिर जैसे कि ये स्ट्रिंग ली है, इसमें इसको चेक कर रहा है क्या ये टाइटल में है। टाइटल का मतलब होता है जो वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल हो बाकी स्मॉल। तो यहाँ देखेंगे नमस्ते इंडिया मैंने लिखा है, एन कैपिटल है, आई कैपिटल है, तो ये टाइटल में, तो आंसर इसका ट्रू है। इज अपर, ये चेक कर रहे हैं क्या सारे इसमें अपर में, तो क्योंकि ये अपर में नहीं है तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ज्वाइन, ज्वाइन में ये, इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये टपल के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये टपल लिया, क्या होता है इस तरह से लिखा जाता है, ये मेरा एक टपल है। और यहाँ लिया एक्स, और यहाँ पे मैं दूसरा कैरेक्टर हैश, और डॉट ज्वाइन, अब इसको print
ये हमारे एलिमेंट हैं टपल के, इनको इस हैश के साथ ज्वाइन करवा दिया इस ज्वाइन। जिस भी कैरेक्टर के साथ आप ज्वाइन करवाना चाहते हो इन एलिमेंट को, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है लोअर। लोअर में कन्वर्ट करेंगे एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड के जो इसमें स्पेसिस हैं उनको ये कट कर देगा। अगर डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाते तो मैं इस करके दिखाता हूँ। ये 1 2 3 ऑरेंज, 1 2 3 और फिर उसके बाद txt। पहले इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर उसके बाद आगे करेंगे। आउटपुट देखिए क्या है, ये बीच में ये 3 स्पेस हैं तो 3 स्पेस यहाँ पे इसमें अब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ इसके ऊपर लगा देते हैं डॉट एल स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप प्रिंट, लेफ्ट साइड से स्ट्रिप हो गया, कट हो गया। सिमिलरली राइट स्ट्रिप है, ये राइट साइड के जो स्पेसिस है उनको हटाने के लिए ये आप स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ये पार्टीशन। पार्टीशन में ये एक एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे, txt एग्जांपल ले लिया और फिर उसके बाद हम करते हैं प्रिंट txt डॉट पार्टीशन 2 से पार्टीशन। देखो इसका आउटपुट देखिए, ऊपर ये हमारी एक ही स्ट्रिंग थी, अब ये जो वर्ड हमने लिया ये वर्ड बीच में आ गया, उसके लेफ्ट साइड में एक वर्ड आ गया और उसके राइट साइड। ठीक है जी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, मैं करता हूँ टेक्स्ट और यहाँ लिखा पंजाब टू टेक्स्ट हरियाणा। ठीक है, और अब इसको हम करते हैं अलग, तो कैसे करेंगे, txt डॉट पार्टीशन और ये हो गया। ये देखो इससे पहले जितना था वो यहाँ एक वर्ड बन गया, टू अपनी जगह अलग है और ये अलग। तो इस तरह से टपल में ये कन्वर्ट करता है और अलग अलग उसमें स्ट्रिंग्स में पार्टीशन उसकी कर देता है। तो ये था हमारा पार्टीशन। इसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस में होगा क्या, जो एक कोई भी वर्ड है उसको आगे रिप्लेस करने के लिए ये रिप्लेस का यूज कर। अब देखो इसमें करके दिखाते हैं। तो ये आपका आ गया टेक्स्ट, ये मैंने लिखा और फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करना, टेक्स्ट डॉट ये रिप्लेस और रिप्लेस करना है इसके साथ कुरुक्षेत्र। तो करते हैं अब देखो आई बिलोंग टू जी बन गया, आई बिलोंग टू कुरुक्षेत्र। तो ये रिप्लेस कर दिया उसने एक वर्ड को।
इसके बाद आर पार्टीशन, अभी पार्टीशन आपने पढ़ा था, ये आ गया आर पार्टीशन। आर पार्टीशन में क्या होगा, राइट साइड से जो भी आएगा, जैसे ये टू है, टू यहाँ से आया, तो यहाँ ये एक वर्ड आपका वन टू मिला के होगा, और फिर ये टू होगा, फिर ये इस राइट साइड जो फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट वर्ड आएगा उससे ही इसका पार्टीशन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, our next method is r split. This method splits string at the specified separator from right side and return a list. ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये यूज किया, एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा टैब, लैपटॉप, कैम, और यहाँ आर स्प्लिट मैंने यूज किया है, तो ये राइट साइड से हुआ, तो फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, ये ओ तो नहीं है, फिर ये इस तरह से ये यहाँ पे ओ इसको मिलता है, तो अब ये क्या करेगा, ओ के लेफ्ट साइड और ओ के राइट साइड, इस तरह से इसमें सेपरेशन हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल दो आपके एलिमेंट इसमें रहेंगे, दो स्ट्रिंग में ये डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों लिस्ट में रहेंगे। ये देखिए, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, ओ के लेफ्ट साइड और ओ के राइट साइड। तो और ये ओ कौन से वाला, लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो इस तरह से ये काम करता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो यहाँ जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया txt to from इंडिया, ये एक एग्जांपल, और इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट हमें करना है। अब ये राइट साइड से, ये देखिए एक तो ये आ गया जी आपका MO जी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑकरेंस रही है ME और FR, ये एक साथ रहा है, फिर ये आ गया, फिर ये जहां जहां ये मेरा जो कैरेक्टर था वो जहां बीच में आ गया, वहां से ये इसको अलग करता जा रहा है। अगर मैं यहाँ स्पेस डाल देता तो ये पूरे वर्ड की तरह से ये इसको कन्वर्ट कर देता। स्पेस डालता हूँ अभी मैं, txt डॉट आर स्प्लिट, ये मैंने यहाँ डाला स्पेस, सिंगल स्पेस मैंने डाला है यहाँ पे, तो कुछ होगा, वोट आना था वहाँ पे, आर स्प्लिट। अब देखो जहाँ जहाँ स्पेस था वहां से इसने इसको सेपरेट कर दिया। जैसे हमारा जो txt में स्टोर था वो था ये टू स्पेस फिर कम स्पेस फिर फ्रॉम स्पेस, तो ये इसी तरह से इसने एक स्ट्रिंग को फोर स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया, और एक लिस्ट के रूप में ये रिटर्न करता है। ये आपका आर स्प्लिट, और स्प्लिट बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, जैसे मैं अभी करता हूँ टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये लगा, तो ये स्पेस बाय डिफॉल्ट अपना, तो इस तरह से। फिर उसके बाद स्प्लिट लाइन, बीच में अगर आपने कोई लाइन कैरेक्टर का यूज किया है तो फिर वो उस लाइन के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा। तो देखते हैं, अब ये txt लेते हैं, फिर उसके बाद अब हम इसको स्प्लिट करते हैं लाइन वाइज, क्लोज, और अब देखो ये की पार्ट्स इसके बना स्प्लिट लाइन, जैसे जहाँ जहाँ स्लैश का यूज कर रखा था वहाँ पे आप इसको यूज कर, आगे एक आपने एंड्स विद पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ ये स्टार्ट्स विद, ये फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे दे दिया, जैसे या ये जैसे स्टार्ट हो रहा है तो ये इसी तरह से काम। इसके बाद एक है स्ट्रिप,
स्ट्रिप क्या करेगा, ये यहाँ पे जो स्ट्रिप, एक हमने एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप ये पढ़ा था, तो अब ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, जहां भी आपका ये स्पेसेस हैं उनको ये हटा देगा। नेक्स्ट एक हमारा मेथड है स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, जहाँ पे लोअर केस है वहां अपर केस कर देगा, और जहाँ अपर केस है वहां लोअर केस। इसके बाद टाइटल, ये आपका टाइटल हो गया, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल इसमें बन जाए, अपर अपर केस। नेक्स्ट लास्ट आपका आ गया जेड, जीरो फिर, तो स्कोर कर देते हैं। ये लास्ट आपका टेक्स्ट इक्वल टू, और ये कोर्स 95 मैंने लिया। उसके बाद एक स्कोर कर दो। इस 4 का मतलब है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 4 डिजिट, और जो एक्स्ट्रा कोई भी अगर स्पेस बचता है तो उसकी जगह पे जीरो ये फिल करता है। ये था आपका फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज। तो आपने मैथ मॉड्यूल को यूज किया, उसके बाद स्ट्रिंग मॉड्यूल का आपने यूज किया, इंपोर्ट नहीं किया, उसका यूज किया। तो दिस वे योर चैप्टर फंक्शन इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मेरे पहले वीडियो थे वो अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए। ये इस इन वीडियोस के जरिए मैंने सीबीएसई का जो फंक्शन वाला पार्ट था वो कंप्लीट करवा दिया है, उसमें से अभी कुछ भी नहीं बचा। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी आप चेंजेस आप करवाना चाहते हैं, जो कुछ अगर आपको कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।